जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और ये एग्ज़ाम जो है 25/2/2024 को हुआ था। ठीक है, तो ये सीरीज़ अपनी कुछ दिनों से चल रही है। ये बुक है ज्ञानवर्धन जीएस एकेडमी द्वारा प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक जो निकाला गया है उसका ये 3rd एडिशन वाला बुक है, जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग का सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, ऐसे सपोर्ट मिलते रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी बुक को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहता है, जिसकी वजह से वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि वीडियो जो है वो 50-50 क्वेश्चन करके दीजिए, जैसे कि आसानी से हम लोग पढ़ सकें। तो मैं भी अब वैसे ही कर रहा हूँ कि एक वीडियो में 50 क्वेश्चन देता हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से पढ़ें और थोड़ा सा फोकस करके पढ़ें, जिससे कि तिबारा पढ़ने के बाद आपको फिर ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। और रिवीजन करना हो तो आप इसी से भी कर सकते हैं। एक बार तो आप जैसे नॉर्मल देख रहे हो वैसे देख लीजिए, उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप रिवीजन कर रहे हैं उस समय 1.25 स्पीड कर दीजिए, फिर आप थर्ड टाइम रिवीजन कीजिए तो 1.5 स्पीड कर दीजिए। इस प्रकार से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व है, यानी 4 बाघ रिजर्व है। एक हो गया अमनगढ़, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है दुधवा और चौथा है रानीपुर। अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर। अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा और रानीपुर। प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 1973 में। कहाँ? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। वर्तमान में मार्च 2024 तक भारत में कुल 55 बाघ रिजर्व। कितने? भारत में कुल 55 बाघ रिजर्व हैं। आप देख लीजिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व। 50वां जो है कामलांग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 2017 में आया है। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई, श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई, जो कि तमिलनाडु में। ऐसा ऐसा नाम आता है तो समझ जाइए कि साउथ का ही होगा कोई ना कोई। तो ये 2021। रामगढ़ विषधारी राजस्थान 2022। रानीपुर उत्तर प्रदेश 2022। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश 2023। और धौलाधर करौली राजस्थान 2023। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार में जो है एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। चरक किस वंश से संबंधित है? तो चरक जो है वो कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से? कुषाण वंश से। चरक कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक रूप में थे। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे? पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को प्राप्त कर लिया। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। किसको द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। कौन सा संवत? शक संवत चलाया। शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस 15 ईस्वी से 65 ईस्वी ने किया। मतलब 15 ईस्वी में किया और 65 ईस्वी तक ये शासन किया था कुजुल कटफिसस। उसके बाद आया भीम कटफिसस, जो 75 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाया कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसमें जो है 22 लाख प्लस दिए जलाकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। अयोध्या दीपोत्सव 22.23 यानी 22.23 लाख दिए जलाए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में दिए जलाने को लेकर अयोध्या में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट भी सौंपा गया। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो बिहार मानवाधिकार आयोग गठित हुआ वर्ष 2000 में। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई। इसका पुनर्गठन 25 जून 2008 को किया गया। इसका पुनर्गठन कब हुआ? 25 जून 2008 को। इस आयोग का कार्य राज्य में मानवाधिकार का संरक्षण करना। बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पटना हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश
अनंता मनोहर बदर हैं। कौन है? अनंता मनोहर बदर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो इसकी स्थापना जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1930 में किया गया था। बी आर अम्बेडकर का जन्म 1891 मध्य प्रदेश के महू जिले में एक अस्पृश्य जाति महार में हुआ था। इन्होंने मराठी भाषा में 1920 में मूक नायक तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1920 में कौन सा? मूक नायक, और 1927 में कौन सा? बहिष्कृत भारत। अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का निर्माण किया। 1924 में क्या किया? बहिष्कृत हितकर्णी सभा का निर्माण किया। 1927 में समाज समता संघ स्थापित किया। समाज समता संघ 1927। 1926 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का स्थापना किया। बी आर अम्बेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। अम्बेडकर को संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो राज्यसभा के संकल्प द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के संकल्प द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा के संकल्प द्वारा नहीं हटाया जा सकता, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें राज्यसभा का ही संकल्प होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। हालांकि इस संकल्प को लोकसभा में समान बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में समान बहुमत प्राप्त होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित करना पड़ेगा। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। यह संकल्प जो है सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस ना दिया गया हो। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप राज्यसभा जो है ये प्रस्ताव लाता है उपराष्ट्रपति को हटाने का, तो 14 दिन पहले उन्हें जो है सूचना दे देगा। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? ओडिशा राज्य द्वारा उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इस दिन ओडिशा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन परत दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 9 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था टोपरा कला में। देश का सबसे बड़ा 30 फीट अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में 2018 में स्थापित किया गया था। इसकी ऊंचाई 30 फीट, वजन 6 टन और रंग गोल्डन 24 तिल्ली है इसमें। ताश के पत्तों में लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना क्या है? ये प्रायिकता क्वेश्चन है और आपको इससे संबंधित नहीं आता, इससे प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, नहीं पढ़े हैं, तो आप सबसे पहले एक क्लास कर लीजिएगा प्रायिकता का, जिससे कि आपको ये ज़्यादा समझ में आए। बाकी मैं आपको नॉर्मली इस पर समझा दूंगा। मोबाइल का छोटा सा स्क्रीन है, आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक क्लास किसी भी टीचर का, ये नहीं कि इस टीचर का करेंगे, किसी भी टीचर का आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी इसका आंसर जो 6/13 है और ये आसान ही रहता है, प्रायिकता बहुत आसान है।
नेक्स्ट है ज्वार नदमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? एस्चुरी जो है वो ताप्ती नदी बनाती है। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मलबा का निक्षेप नहीं होता है तथा नदी के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है तो नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को ज्वार नदमुख कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्रायः एस्चुरी का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा नदी जब सागर में गिरती है तो वेग में अत्यधिक कमी के कारण मुहाने पर इसके मलबा का निक्षेप होने लगता है, जिससे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल रूप में निर्माण होता है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि। इबन बतूता किस सदी में भारत आया था? ये जो है 14वीं सदी में भारत आया था, 1333 में। इबन बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया। इसे सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इबन बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। इबन बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल रहला में वर्णन किया है। आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे समय नहीं मिलता है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने का बहुत कोशिश करता हूँ। आप लोग को अगर झूठ लग रहा है तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए मोबाइल स्क्रीन पर गौर से, और समय को आप देख सकते हैं कितना समय हुआ है। समय हो रहा है 11:47। अब ये नहीं सोचिएगा 11:47 दिन है, बाकी ये रात है। 11:47 का ये रात में हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वो वाट है। विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक इकाई वोल्ट है। और फिर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत चालकता का मात्रक ओम प्रति या फिर महो या सीमेन है। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। सभी अम्ल में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका संकेत H है, परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन S ब्लॉक का सदस्य है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये कार्य करती है। तो ये दोनों ऑप्शन में एक ही लिखा हुआ है, तो यही आंसर होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम को 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य। कितने शर्त? 2 शर्त। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये 2 शर्त जो है पूर्णांतिक परावर्तन का शर्त है। नेक्स्ट है पूर्णांतिक परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, अर्थात इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। इस कारण पृष्ठ के जिस भाग में पूर्णांतिक परावर्तन होता है वह बहुत चमकने लगते हैं। पूर्णांतिक परावर्तन के उदाहरण हीरे का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखाई देना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीली दिखाई देता है, पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती है, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं, कालिख से पोता हुआ गोला चमकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्णांतिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है और घनत्व इसका देख लीजिए 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान क्या होगा? कुछ नहीं है, गेंद का त्रिज्या d/2, तो अगर व्यास दिया हुआ है तो उसका आधा त्रिज्या हो गया। और ठोस गेंद का आयतन क्या होता है? तो 4/3 πr3। तो इसे कर दिया गया 4/3 इंटू पाई का मान 22+7 गुना आर जो हम निकाले थे 2.1, और इसे व्यास दिया था तो उसका आधा त्रिज्या होता है 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1 कर दीजिए सीधा। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और गेंद का द्रव्यमान निकालना है तो 38.808 गुना 8.9 जो दिया हुआ है घनत्व क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो इसका द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। कौन संयोजी उत्तक नहीं है? हार्मोन जो है वो एक संयोजी उत्तक नहीं है,
उपास्थि रक्त और अस्थि संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक भिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थान में भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये नलिकाएं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक या संवहन ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक के उदाहरण एरियोलर ऊतक या जालवत ऊतक। कंकाल ऊतक शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे उपास्थि ऊतक, अस्थि। रक्त में लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से जो है हेमेटाइट अयस्क निकाला जाता है। हेमेटाइट एक प्रकार का लौह अयस्क है। यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% के बीच होता है। भारत का अधिकतर लगभग 58% लौह अयस्क इसी श्रेणी का है। यह मुख्यतः सिंहभूमि, झारखंड, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ जो कि उड़ीसा में है, कर्नाटक, गोवा आदि के रूप में पाया जाता है। ओडिशा के उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी से निकाला जाता है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें धातु की मात्रा 72% तक होती है। और फिर भारत में यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी सिंहभूमि, बाराजामादा जो कि झारखंड में, बेल्लारी हॉस्पर जो कि कर्नाटक में, बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में, इन जगहों पे पाया जाता है। लिम्नोलाइट में धातु का अंश 40 से 60% तक होता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज के क्षेत्र में इस प्रकार के लौह पाए जाते हैं। सिडेराइट में धातु का अंश 48% तक होता है। इसका भूरा रंग होता है। लिम्नोनाइट तथा सिडेराइट निम्न कोटि का लौह अयस्क है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश ने शासन किया था। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, इसे कण्व वंश ने जारी रखा। कण्व वंश के केवल 4 शासक हुए: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुदर्मन। ठीक है, सुशर्मन। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। उल्लेखनीय है कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित जो अस्त्र मिसाइल है वो वायु से वायु मिसाइल है। ठीक है, वायु से वायु में मार करने वाला। इस मिसाइल को अत्यधिक चालक, मैन्युवेबल, सुपरसोनिक विमानों को निशाना लगाने और मार गिराने के लिए बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? 1916 में जो कांग्रेस आयोजित हुआ था लखनऊ में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। यह सम्मेलन 2 घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उग्रवादी ने 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी हुई, जिन्हें 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के निष्कासित कर दिया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रासबिहारी घोष ने किया। सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल व गरम दल के मध्य विवाद था। वस्तुतः उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते हैं, जबकि
और जबकि उग्रवादी जो है वो इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। साथ ही उग्रवादी केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे ये भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह का सहयोग ना दिया जाए। तीसरा कारण भारत में 1905 में आई प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था। उग्रवादी चाहते थे 1907 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हो और उदारवादी चाहते थे 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप सूरत के कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में बम्बई में हुआ था। यह विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। बिहार में निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। सबसे ऊपर मैप में देखिए गोपालगंज, उसके बाद सिवान और उसके नीचे जो है बक्सर, और बक्सर के नीचे जो है रोहतास। 1 2 3 4 आंसर होगा। ये मैप आप देख सकते हैं, मैप आपके सामने है। मैप को आप गौर से देखिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास। ये हो गया गोपालगंज, सिवान। उसके बाद आ जाइए, यहाँ होगा आपका बक्सर और यहीं पे नीचे आसपास होगा रोहतास कहीं, ठीक है। ये हो गया बक्सर और ये हो गया रोहतास, ठीक है। गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास। बिहार में कुल 38 जिले। 38वां जिला है अरवल। 38वां जिला कौन सा है? अरवल। बिहार में कुल 9 प्रमंडल: पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। बिहार में कुल 101 अनुमंडल यानी तहसील है। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। नेक्स्ट, विषम चुनना है। इसमें क्या चुनना है? विषम चुनना है। नाई, दर्जी, लोहार और बढ़ई। इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? दर्जी। नाई, लोहार और बढ़ई जातिगत पेशा है, जबकि दर्जी जातिगत पेशा नहीं आता। दर्जी जो है वो विषम है। अब फिर से विषम चुनना है। लकड़ी, फर्नीचर। अच्छा, लकड़ी जो है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो गेहूं से क्या बनता है? तो गेहूं से रोटी बनता है, ठीक है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? आपातकाल में जो है अनुच्छेद 20 और 21 निष्क्रिय नहीं होता है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। ये प्रावधान केंद्र की किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार को सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसे। और ये 2 प्रकार के, एक राज्य आपातकाल और दूसरा संवैधानिक आपातकाल होता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय अस्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण लगाया जाता है। इसमें वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर निम्न प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 359 मूल अधिकार का निलंबन स्वतः नहीं करता। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकार के निलंबन को लागू करे। अर्थात अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनका उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेशों में वर्णित होते हैं। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसी भी दशा में राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है हल्दिया। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया। कहाँ पे? हुगली नदी के मुहाने पर। यह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाज़ों का आश्रय स्थल है जो कलकत्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशिष्ट महत्व है। भारत के प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं। देख लीजिए, सबसे पहले कांडला बंदरगाह। इस बंदरगाह का निर्माण गुजरात के कच्छ जिले में है। कच्छ की खाड़ी में 1930 में किया गया था।
इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है। पेट्रोलियम उत्पाद के आयात हेतु यह बंदरगाह प्रसिद्ध है। मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप में प्राकृतिक कटान में स्थित है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। पेट्रोलियम, खाद्यान्न, सूती एवं ऊनी वस्त्र, चमड़ा एवं यात्री परिवहन की दृष्टि से इस बंदरगाह का विशेष महत्व है। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। नाहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवी मुंबई में पनवेल के पास इस बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह देश का आधुनिकतम बंदरगाह है। मार्मागुआ, यह गोवा में जुआरी नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जहाँ से लौह अयस्क का बहुतायत निर्यात किया जाता है। न्यू मैंगलोर, कर्नाटक में स्थित इस बंदरगाह से कुद्रेमुख के लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। यह रेल लाइन एवं NH-17 द्वारा मुंबई एवं कोच्चि से जुड़ा है। कोच्चि बंदरगाह केरल के तट पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह समुद्र के समानांतर विशाल लैगून के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः नारियल उत्पाद, काजू, चाय, रबर, मसाले निर्यात किए जाते हैं। नई तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु के सहारे मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। चेन्नई, पूर्वी तट पर यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई के पश्चात यह भारत का दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। एन्नोर, यह बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसे विकसित किया गया है। कोयले के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशेष महत्व है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित यह देश का गहरा एवं अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। पोताश्रय के मुख पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकले होने के कारण यह तूफानों से स्वतः सुरक्षित है। वेलाडिला क्षेत्र के लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। पारादीप, ओडिशा के तट पर स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ यांत्रिक तरीके से लौह अयस्क एवं कोयला लादने उतारने की सुविधा है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के बाएं तट पर अवस्थित यह एक नदी पतन है। हुगली नदी में गाद जमने की समस्या के कारण कोलकाता तक भारी जलयान नहीं जा पाता। इसके लिए कोलकाता में 64 किलोमीटर दूर खुली गाड़ी में डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया है। खुली खाड़ी में। नेक्स्ट, और ये मैप देख लीजिए आप, इंडिया का प्रमुख बंदरगाह, सहायक बंदरगाह, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी उतना अच्छे से क्लियर नहीं है। जैसे देखिए कोलकाता के लिए यहाँ पे हल्दिया उसका सहायक बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम, काकीनाडा बंदरगाह मछलीपट्टनम, बाकी दिया है लेकिन क्लियर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 37, निदेशक तत्व देश की शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए समाज व्यवस्था को बढ़ावा देना अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 के ए में है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42, न्याय, उचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43, कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। अनुच्छेद 43 का ए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी को सहभागिता। अनुच्छेद 43 का बी, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 45, बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्ग के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47, पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का ए, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से अलगाव। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था कपूलू पपादा विशाखापट्टनम में। पूगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? तो पूगा घाटी जो लद्दाख प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पूर्व घाटी लद्दाख की तरह हिमाचल प्रदेश का मणिकरण भी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के सूर्यकुंड एवं उत्तराखंड के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चला है। राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है जो भूतापीय ऊर्जा की संभावित क्षेत्रों की खोज का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो लोकसभा की बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो अगर लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होंगे तो लोकसभा का जो कार्य है या फिर बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्ष पैनल द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अर्थात जब लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो लोकसभा के सभापति पैनल में शामिल लोकसभा के सदस्य के द्वारा लोकसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। इसी तरह जब राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल राज्यसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका में नामांकित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने को सभापति तालिका में नामांकित किया जाता है? तो 10 को। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। इनमें से जो 10 नियुक्त किए जाएंगे या फिर नामांकित किए जाएंगे उनमें से कोई भी अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहता है उनमें से कोई भी एक जो है अधिकारी के रूप में पीठासीन अधिकारी बन सकता है या नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान हो जाती है। अगर उन्हें पीठासीन कर दिया जाता है तो उनकी शक्ति जो है अध्यक्ष के समान हो जाएगा। वह तब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति तालिका का नामांकन ना हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है। अगर इस पैनल में 10 सदस्य बनाए गए और 10 के 10 सदस्य अनुपस्थित हो गए तो सदन के किसी अन्य व्यक्ति को जो है अध्यक्ष निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो ये चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। नवगठित संसद के पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। लोकसभा जो है ये राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भी निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। जैसे कि पहला मामला हो गया यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है। दूसरा मामला हो जाएगा यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे देता है। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत यानी प्रभाव बहुमत जो है वो पारित संकल्प द्वारा इसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हालांकि ऐसा संकल्प तब प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व उसे सूचना न दे दी गई हो। नेक्स्ट है, जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार होगा परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है, कोयला भंडारण में प्रथम राज्य। तो कोयला भंडारण में प्रथम राज्य हो जाएगा झारखंड। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, और क्रमवार अगर आप इसे देखते हैं तो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में कुल संचित भंडार का लगभग 99% कोयला जो है लगभग 99% कोयला गोंडवाना संरचना में पाई जाती है जिसका निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस एवं पार्मियन काल से हुआ है। जिसका मुख्यतः निर्माण कहाँ से कब हुआ है? तो कार्बोनिफेरस और पार्मियन काल में हुआ है। शेष कोयला टर्शियरी काल का है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर
सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि नदी घाटियों का कोयला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम, जम्मू कश्मीर, कालाकोट क्षेत्र जो है ये सभी पड़ता है टर्शियरी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। कोयला उत्पादन का क्रम में छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे झारखंड है, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पे तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है रूसो के द्वारा। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध की रचना 1762 ईस्वी में किया था। इस पुस्तक में यह प्रसिद्ध वाक्य कहा गया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसो का पूरा नाम जया जाक रूसो था। क्या था? रूसो का पूरा नाम है जया जाक रूसो। मोंटेस्क्यू फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। इसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था। इसका प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? मोंटेस्क्यू की। ठीक है, और इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने। दिदरो फ्रांस का राजनीतिक विचारक था। दिदरो कहाँ का था? फ्रांस का राजनीतिक विचारक था। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पे जो है तूतीकोरिन स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। कोल्लम जो है वो केरल में है। यह अष्टमुदी बैक वाटर्स यानी पसजल स्थित है। एर्नाकुलम भी केरल में है और मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है एर्नाकुलम। और कोचीन भी जो है वो केरल में स्थित है। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 8वीं अनुसूची में जो है 92वां संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा जोड़ी गई थी। सिर्फ संथाली ही नहीं, चलिए आगे पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कुल 4 नई भाषा जोड़ी गई थी। इसमें से 4 नई भाषा है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 8वीं अनुसूची में अब जो है कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? योजना आयोग जो है 1950 में स्थापित किया गया था, जिसका जो वर्तमान में भी क्या हो गया है? नीति आयोग। 15 मार्च 1950 को जो है ये स्थापित किया गया था, लेकिन ये एक जो है गैर संवैधानिक निकाय है। भारत में पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग के द्वारा ही लागू किया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग सहकारी संघवाद के विचार के साथ कार्य करता है। किसके? सहकारी संघवाद के विचार के साथ कार्य करता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग कैसी संस्था है? तो आप कह सकते हैं कि थिंक टैंक संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था, जबकि नीति आयोग जो है बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम, SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन आदि पहलों को शुरू किया है। नेक्स्ट मिलान करना है। तो भारत का संघ जो है ये प्रधानमंत्री में निहित है। राज्य जो है राज्यपाल और उसका हेड होता है, और नगर निगम महापौर हो जाएगा और नगर पंचायत सरपंच हो जाएगा। इसका ABDC ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री भारत का सरकार का वास्तविक प्रधान यानी प्रमुख होता है, अर्थात प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था लागू है। इसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 में क्या वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का वर्णन है। नगर निगम शहरों में स्थानीय स्वशासन का सबसे ऊपरी स्तर है। इसके प्रमुख को महापौर कहा जाता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम पंचायत गांवों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसके प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन AP से है। तो 23, 29, 35, 41, तो इसका 9वां पद क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। A+ 9वां पद पूछ रहा था, तो ऐसे 9वां पद को n माना जाता है, तो n-1। तो इसका फॉर्मूला होता है A+ n-1 × D। तो इस फॉर्मूला पे आप इसे बनाइएगा। D का मतलब है डिफरेंस, ए जो सबसे फर्स्ट में दिया होगा वही, और कितने में पद पूछ रहा है, तो n का मतलब हो गया जो पद पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वो। तो इसे बन गया। A का मान 23 रख दिए, 23 से स्टार्टिंग है, और फिर
एन का मान हो जाएगा 9वां, तो एन में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और डी का डिफरेंस कितना आ रहा है 23, 6 का डिफरेंस जा रहा है इसलिए 6, तो इसका आंसर 71 हो जाएगा सूत्र से। जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जीआई टैग जो है वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा प्रदान किया जाता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। जीआई टैग उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है तथा उत्पाद को दूसरे द्वारा नकल या अनुकरण करने से भी बचाता है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध है। जीआई टैग डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। डब्ल्यूटीओ को 1995 में गैट के स्थान पर अपनाया गया। पहले जो है डब्ल्यूटीओ गैट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 1995 को गैट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, गैट की स्थापना 1947 में हुआ था। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मराकेश समझौता 1994 के परिणाम स्वरूप हुआ है। कौन सी समझौता, क्वेश्चन पूछ सकता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ है? मराकेश समझौता। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्य गैट से ही हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम। कौन था? शाह आलम। बक्सर के युद्ध के समय 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध का नवाब सिराजुद्दौला के बीच संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो नेतृत्व करा था अंग्रेजी सेना, और अंग्रेजी सेना ही विजयी हुई। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेंसी टॉड था तथा दिल्ली यानी भारत का नवाब शासक शाह आलम द्वितीय था। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, और 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? इसका आंसर जो है स्वतंत्र कार्यपालिका और शक्ति का विभाजन दोनों होगा। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र कार्यपालिका। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू है। भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, जिसे ब्रिटेन से अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था राष्ट्रपति की शासन वाली व्यवस्था। सरकार की कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। यह ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा आदि में प्रचलित है। अध्यक्षीय सरकार को गैर उत्तरदायी या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में प्रचलित है। हाँ, नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, यही देखिए, पुलिस को उल्टा करके लिख दिया, उसी तरह आप भी राइटर को उल्टा करके लिख दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या है? प्रश्न आकृति को पूरा करना। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, यही ना? ठीक है, कर देते हैं पूरा। क्या करें, देखिए जिस प्रकार यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट में जो है ट्रायंगल जो है ऊपर यानी त्रिभुज ऊपर है और आयत जो है नीचे में बना हुआ है, तो इसमें क्या कर दिया कि आयत को ऊपर बना दिया और त्रिभुज को नीचे बना दिया। उसी प्रकार जो है ये पंचकोण जो है इसको बना देना है ऊपर, ठीक है, और राउंड शेप जो है उसे नीचे बना देना है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होता है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी को पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की अन्य चार अवस्था इस प्रकार हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण तब होता है जब किसी तत्व की परमाणु को परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। ब्रह्मांड का 96% हिस्सा प्लाज्मा से बना है। ब्रह्मांड का जो है 96% हिस्सा किससे बना है? प्लाज्मा से बना है।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से अंतरिक्ष के डार्क एनर्जी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो क्या है, विषम चुने, इनमें से विषम कौन सा है उसे चुनना है। तो विषम आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके तीर का जो निशान देखते हैं ये बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है अंदर की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मुंगेर जिला से किस ज़िले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। अगर आप मैप को देखिएगा तो मुंगेर ज़िला से जो है मधेपुरा की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, लेकिन लखीसराय, भागलपुर और जमुई, हाँ ये तीनों जो है तीनों टच करता है। मुंगेर से सीमा साझा करने वाले ज़िले, तो ये हो जाएगा बांका, सही है, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर, ये सभी जो है मुंगेर से ज़िला टच करता है, सही है। मुंगेर में पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण काल के छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। बिहार भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। बिहार जो है भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। बिहार नाम बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण पड़ा है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, 38 ज़िले हैं और 22 मार्च की इसकी स्थापना की गई है। स्थापना दिवस मनाया जाता है और भू आबद्ध देश है बिहार, भू आबद्ध राज्य है बिहार। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी यानी उत्तर प्रदेश में काटती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। भारतमाला परियोजना, इससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू किया गया। यह सड़क विकास से जुड़ा हुआ है। सेतु भारतम परियोजना, इसे वर्ष 2016 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य एनएच को सुरक्षित एवं निर्बाध बनाने हेतु रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया है, तो ये जो है कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पिंतोजिया में हुआ है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर 1970-71 तथा 1977-79 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्पूरी ठाकुर ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल 1977-79 के दौरान ओबीसी के आरक्षण के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। वर्ष 2024 में 5 प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया, जो अब तक सर्वाधिक है। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया है। एक मलबा कंक्रीट बांध है। कोयना नदी पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना जो है कृष्णा की सहायक नदी, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना बांध जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध जो है वो जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। तो आज का सेट हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है एक वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। उसका कारण ये है कि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाता है। अगर 100 क्वेश्चन कवर करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और उससे आप लोग पूरा पढ़ते नहीं हैं, कुछ दूर पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए आप लोग को शायद ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो मैं भी सोचा कि 50-50 क्वेश्चन करके दूंगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे भी, ध्यान दे के पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।